स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है स्टडी IQ के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हम प्लेसेस इन न्यूज़ इन इंटरनेशनल रिलेशंस का सीरीज कंटिन्यू करते हुए अक्टूबर महीने का जो एरियाज या प्लेसेस इन न्यूज़ था उस पे आज बात करने वाले हैं। एज यूजुअल ये PPT आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में DW Live, एज वेल एज यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम @DW_live। सो अक्टूबर महीने की अगर हम बात करें अक्टूबर 2023 में, तो दो बड़ी न्यूज़ ने डोमिनेट किया था। एक था 7 अक्टूबर का वॉर बिटवीन इजराइल एंड हमास, एंड द सेकेंड न्यूज़ दैट डोमिनेटेड आवर न्यूज़पेपर्स वाज मालदीव्स का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। उसके अलावा कुछ ऐसे जगह थी जैसे कि बेरिंग सी के बारे में न्यूज़ था। उसके अलावा देयर वाज न्यूज़ अबाउट सर्बिया, कोसोवो, देयर वाज न्यूज़ अबाउट तंजानिया, एंड ऐसे कई कंट्रीज थे जो देयर वाज नॉट ओनली स्टेट विजिट्स हो रही थी बट देयर वाज आल्सो एक, जैसे मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि बज़ में था फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू अगेन टॉक अबाउट एग्जैक्टली द लोकेशन ऑफ द एरिया, अलॉन्ग विथ इट कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, ठीक है? क्योंकि मैप एज यूजुअल आपको एटलस में जाके देखना है कहाँ पे क्या है, बट कॉन्टेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट कि क्या हो रहा था जिसके वजह से ये एरिया या ये कंट्री पे इतना फोकस है, ठीक है? तो सबसे पहले ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कम टू द बिग इशू दैट हैपेंड दैट मंथ वाज इजराइल Hamas war in Gaza, right? And it all started when 7th October. क्या हुआ था कि there was a music festival in the Negev desert. इस एरिया को नेगेव डेजर्ट कहते हैं, सदर्न इजराइल में है। ये जो एंड है यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा आता है, एकदम एंड में गल्फ ऑफ अकाबा ओपन्स अप टू रेड सी, राइट? रेड सी आजकल न्यूज में है। क्यों है न्यूज में? क्योंकि हूतीज जो यमन में है वो अटैक कर रहे हैं कमर्शियल शिप्स दैट आर बेसिकली ट्रेडिंग थ्रू द रेड सी। तो गल्फ ऑफ अकाबा से आप रेड सी पहुंच सकते हो। तो क्या हुआ था 7 अक्टूबर में? 7 अक्टूबर में गाजा स्ट्रिप, दिस इज गाजा स्ट्रिप इन अ मच मोर बिगर वे, दिस इज गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप से कुछ हमास के टेररिस्ट केम इनटू इजराइल, अटैक्ड अ म्यूजिक फेस्टिवल, एंड उसके बाद जो नियर बाई एरिया है गाजा के विलेजेस में, टाउन्स में जाके, स्तेरौद जैसी जगह पे जाके दे बेसिकली किडनैप्ड more than 200 people and took them back to Gaza Strip. उसके बाद इन रिटेलिएशन इजराइल ने अटैक किया है। अब क्वेश्चन हमेशा आता है जब मैं ये पढ़ाती हूँ कि क्या आपको सारी डिटेल्स याद करनी पड़ेगी अबाउट द एंटायर वॉर? नहीं, यू डोंट नीड टू नो कि कौन सा हॉस्पिटल कहाँ पे इजराइल ने क्या अटैक किया है और कब अटैक किया है। जो न्यूज में था was largely about where is Gaza Strip. तो you should know Gaza Strip is towards the Mediterranean Sea, right? Mediterranean Sea की तरफ है। and where is West Bank? West Bank is towards the river Jordan, जॉर्डन के साथ है, राइट? तो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप दोनों को साथ में देखा जाता है एज अ पैलेस्टीनियन स्टेट। एंड ये जो 2 स्टेट सोल्यूशन बार बार कहा जाता है, विच इज समथिंग दैट इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोपोजिंग, इट इज बेसिकली क्रिएशन ऑफ अ पैलेस्टीनियन स्टेट विथ वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, ठीक है? अब न्यूज में क्या था अक्टूबर में और आज भी चल रहा है? 2 क्रॉसिंग है, एक है एरेज क्रॉसिंग और एक है राफा क्रॉसिंग। राफा क्रॉसिंग जो है वो इजिप्ट के साइड आता है, एरेज क्रॉसिंग ओपन्स अप टू इजराइल ओनली। अब एरेज क्रॉसिंग के थ्रू में कई पैलेस्टीनियंस जो गाजा में रहते थे वो आते थे, काम करते थे इजराइल में और वापस चले जाते थे। एंड राफा क्रॉसिंग बिकॉज इट ओपन्स अप टू साइनाई पेनिनसुला, ये जो एरिया है इजिप्ट का, इसे साइनाई पेनिनसुला कहा जाता है। तो राफा क्रॉसिंग ओपन्स अप टू साइनाई पेनिनसुला, और जब इजराइल ने अटैक कर दिया अगेंस्ट गाजा, इजिप्ट ने राफा क्रॉसिंग को पहले बंद किया था। क्यों? क्योंकि इजिप्ट का डर था कि राफा क्रॉसिंग के थ्रू में इजराइल अटैक करके पुश कर रहा है पैलेस्टीनियंस टुवर्ड्स इजिप्ट, व्हिच इज गोइंग टू लीड टू अ ह्यूज रिफ्यूजी प्रॉब्लम इन इजिप्ट। ये पहले भी हुआ था एंड इजिप्ट वाज नॉट रेडी फॉर इट। तो राफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया, जिसके वजह से इंटरनेशनली काफी एक अप्रोर आया कि एक तरफ इजिप्ट ने बंद कर रखा है, दूसरी तरफ इजराइल अटैक कर रहा है। सो पैलेस्टीनियंस
गाजन्स डिड नॉट हैव अ रेस्क्यू, कोई रूट नहीं खुला था उनके लिए, एंड कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट के वजह से हजारों की तादाद में पैलेस्टीनियंस वेर बीइंग किल्ड बाय द इजरायली अटैक्स। इसी वजह से इजिप्ट पे काफी प्रेशर था राफा क्रॉसिंग को खोलने के लिए, एंड इजिप्ट केप्ट ऑन सेइंग कि पहले सीज फायर डिक्लेरेशन हो, पहले इजराइल बॉम्बार्डमेंट बंद करे, अदरवाइज रिफ्यूजी का तादाद बहुत बढ़ जाएगा एंड द नेबरिंग कंट्रीज हैव टू गेट दैट ब्रंट। इसी वजह से राफा क्रॉसिंग काफी न्यूज में था। आज भी ये वॉर चल रहा है, बट आज के दिन राफा क्रॉसिंग इज नॉट क्लोज। बट इफ यू टॉक अबाउट इट, आजकल क्या न्यूज में चल रहा है कि राफा में ग्राउंड इन्वेजन होने वाला है, दैट इज इजराइल इज गेटिंग रेडी फॉर द फाइनल पुश, क्योंकि नॉर्दर्न साइड में जो है, नॉर्दर्न साइड में इजराइल ऑलरेडी एक इन्वेजन कर चुका है। इट हैज डिसमेंटल्ड ऑल द टनल्स, फ्लड कर चुका है टनल्स का पूरा पानी भर के, एंड तभी भी जो किडनैप्ड इजरायलीज हैं, out of which about 50 have come back and rest have not been traced. इसी वजह से the last push is happening towards Rafah. ये अभी की न्यूज है, बट अक्टूबर महीने में राफा क्रॉसिंग न्यूज में क्यों था? क्योंकि इजिप्ट ने बंद कर रखा था। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू नो इंटायर डिटेल्स ऑफ इट, यू शुड जस्ट नो कि कहां पे राफा क्रॉसिंग है, कहां पे एरेज क्रॉसिंग है, एंड गाजा में, बिकॉज गाजा सिटी इज देयर, गाजा सिटी वाज ऑलरेडी बॉम्बार्डेड, अब मूव टुवर्ड्स राफा हो रहा है जहां पे ग्राउंड इन्वेजन की बात की जा रही है। ठीक है, सो दिस इज लार्जली द बिगेस्ट कॉन्टेक्स्ट जो पूरे अक्टूबर में, इफ यू टेक अ लुक, हैज बीन इन न्यूज। ओके, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट कंट्री, लेट्स टॉक अबाउट द लीप ईयर सेल। तो सक्सेस इन प्रीलिम्स SIP का लास्ट बैच है, एंड इफ यू आर सीरियसली कंसिडरिंग फॉर प्रीलिम्स, यू शुड रियली सीज दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास टू मेक द बेस्ट ऑफ रिवाइजिंग योर नोट्स एंड गिविंग टेस्ट्स। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितने टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, जितने फुल लेंथ टेस्ट दोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अगेन, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, राइट? तो इसी वजह से SIP का लास्ट बैच है, द बैच स्टार्टिंग ऑन 1st of March. यू शुड सीज दिस मोमेंट। सेल 29th Feb, दैट इज कल तक है, right? So what you should do is you should go to StudyIQ website, use the code DW Live and आपको maximum discount मिल जाएगा। So जो course 15,000 rupees का है, you're going to get it at 3,999 rupees. Use the code DW Live for maximum discount. But again and again मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप prelims के बारे में सोच रहे हो तो do consider seizing this opportunity, क्योंकि ये लास्ट बैच है एंड आपके पास भी अभी टाइम कम है। तो यू नीड डिसिप्लिन, यू नीड मेंटरशिप, यू नीड दैट बेसिक पुश टू जस्ट प्रैक्टिस एंड कीप प्रैक्टिसिंग, राइट? चलिए आते हैं अभी नेक्स्ट कंट्री पे, मालदीव्स, राइट? वी ऑल नो कि मालदीव्स में क्या चल रहा था। इंडिया आउट कैंपेन वाज गोइंग ऑन, एंड इंडिया आउट कैंपेन के सक्सेस के बाद प्रेसिडेंट मुर्सियो कम्स टू पावर। अब इसके वजह से हिज डिमांड, जो पहले ही इलेक्शन के समय पे ही हैड पुट, वाज दैट कि इंडिया हैज टू विड्रॉ इट्स सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर्स फ्रॉम मालदीव्स। अब सबसे पहली बात है, ये सोल्जर्स कर क्या रहे हैं, इंडियन सोल्जर्स थे क्यों मालदीव्स में? तो इफ यू लुक एट द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ बोथ गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये काफी क्लियर है कि ये जो सोल्जर्स थे वो बेसिकली थे फॉर ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द aircrafts that were there, Indian aircrafts that were there in Maldives. But जो नरेटिव बनाया है प्रेसिडेंट म्यूजियो ने, वो ये था कि वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ फॉरेन ट्रूप्स। ऐसा नरेटिव इसीलिए बनाया गया था बिकॉज ही showed his true colors. He was a pro-China president, or he is a pro-China president. Because of which, यूजुअली क्या होता है कि मालदीवियन प्रेसिडेंट जब पावर में आते हैं, वो पहला कंट्री जो विजिट करते हैं वो इंडिया होता है। But he visited China, and not only he visited China, he actually went ahead and signed several infrastructure projects, investment projects with China, जिसके वजह से आज के दिन कहा जा रहा है कि मालदीव्स भी चाइनीज डेट ट्रैप में फंस चुका है, एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट मालदीवियन इकोनॉमी गोज डाउन द वे श्रीलंकन इकोनॉमी डिड।
So the entire month of October went into this कि भाई क्यों प्रेसिडेंट म्यूजियो ये कहने कर रहा है, क्यों इंडिया को बार बार कह रहा है, एंड यू नो व्हाई इंडिया शुड नॉट रिमूव द ट्रूप्स एंड एवरीथिंग. बट लेटर ऑन एज डेवलपमेंट्स वेंट ऑन, आज की बात अगर हम करें तो जनवरी महीने में ही आवर प्राइम मिनिस्टर वेंट टू लक्षद्वीप एंड देयर वाज अगेन यू नो अ ड्रामेटिक अनफोल्डिंग कि मालदीवियन कुछ पॉलिटिशियंस आके ये कहने लगे कि भाई यू नो इंडिया इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे लक्षद्वीप एज द ऑल्टरनेटिव टू मालदीव्स, which is the case, and there was a boycott Maldives you know trend that went ahead, but वो जनवरी महीने में कवर करेंगे. अक्टूबर में it was largely about the election. Now whenever we talk about Maldives, सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट की हम बात करते हैं वो बेसिकली इट इज द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट. क्या है ग्रेटर माले connectivity project? So from the Malé, that's the main island, it is linking the Willingli, then you have the Gulifalu and then you have the Thilafushi. इन islands को connect करता है Greater Malay Connectivity Project. What is more important is कि माले से एक हुलहुले जो आइलैंड है वहां पे कनेक्ट करता है चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज. सो माले के अगर आप देखोगे एक तरफ है इंडिया का ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट और दूसरे तरफ है चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज, राइट. सो दिस is the major project that India is part of and India is still delivering on this. Recently जो foreign ministry का report आया है during the interim budget, it was clear that India is actually stepping up on more investment and trying to deliver its projects faster. And the reason why India is doing it is very simple. India को पता है कि गवर्नमेंट आती जाती रहेंगी, but जो इंडिया का neighborhood first policy है that is here to stay and we have to work on it. So this is again a major project that India is right now participating. The next place in news was Bhutan में एक सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, राइट. अब सडनली चाइना का एक मैप आता है सितंबर महीने में जो कहता है कि देयर आर न्यू प्लेसेस दैट चाइना विल क्लेम, राइट. पहले ये नहीं था बट सडनली आने लगता है और ये सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी चाइना कहता है कि चाइना का है. इंटरेस्टिंग बात है तवांग भी चाइना का ही है एज पर द मैप, ठीक है. बट सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो है वो भूटान के अकॉर्डिंग इट वाज ऑलवेज भूटानीज, बट चाइना का कहना है कि चाइना और भूटान के बीच में इस एरिया में कभी डिलिमिटेशन हुई नहीं है, एरिया डिमार्केट हुआ नहीं है. सो इसी वजह से चाइना हैज क्लेम ऑन द सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी. नाउ भूटान वाज ऑफ कोर्स टेकन अबैक एंड वाज लाइक कि ये कैसे हो सकता है कि ये आपका है जब दिस इज ऑलरेडी बीन आस्क्ड फॉर सेंचुरीज. बट चाइना बीइंग चाइना, चाइना को तो हर जगह अपना ही लगता है, राइट. तो अकॉर्डिंग टू चाइना सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज चाइनीज एंड अक्टूबर महीने में फिर से चाइना और भूटान के बीच में बॉर्डर टॉक्स हुई हैं एंड सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी वाज बीइंग डिस्कस्ड. इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है कि 2023 में मई महीने में भूटान के साथ चाइना का एक बॉर्डर टॉक हुआ था जहां पे डोकलाम को लेके बात हुई थी एंड भूटान हैड एक्चुअली सेड दैट इट्स अ ट्राइलैटरल मैटर. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहले भूटान कहता था कि डोकलाम इशू में इट्स अ बाइलैटरल मैटर, इट इज बिटवीन भूटान एंड इंडिया, चाइना का यहाँ पे कोई रोल नहीं है. बट ये बात बदल जाती है इन द अर्ली मंथ्स ऑफ 2023 एंड ये भूटान कहता है कि ट्राइलैटरल है. नाउ प्रॉब्लम विद दिस इज चाइना को अगर आप छोटी उंगली दोगे ना वो पूरा हाथ ले लेता है. तो वही हुआ डोकलाम में अगर आपने ट्राइलैटरल कह दिया इमीडिएटली सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर चाइना का होने लगा. तो अब बॉर्डर टॉक्स में अलग बात चल रही है, अभी सक्तेंग को लेके भूटान फाइट कर रहा है, ठीक है. सो दिस हैज आल्सो बीन इन न्यूज. आगे बढ़ते हैं. टर्की और सीरिया के बीच भी इशू होने लगा. अब किस बात पे इशू होने लगा? कुर्द्स को लेके. कुर्द्स कौन है? कुर्द्स बेसिकली रहते हैं इस ट्राइंगल एरिया. तो दिस इज इराक, सीरिया एंड टर्की. द ट्राइलैटरल मीटिंग पॉइंट ऑफ दीज कंट्रीज में बेसिकली the Kurds live. Now Kurds have always wanted their अपना country which is Kurdistan and US ने कई बार प्रॉमिस किया है. Recent प्रॉमिस था जब ये आइसिस के अगेंस्ट कुर्दिश फाइटर्स फाइट कर रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने कहा था कि इफ यू फाइट अगेंस्ट आइसिस वी विल क्रिएट कुर्दिस्तान. आइसिस को तो हरा दिया बट कुर्दिस्तान नहीं बना, राइट. इसके वजह से कुर्द्स हैव बीन अटैकिंग टर्की एंड सेवरल एरियाज ऑफ सीरिया.
बट टर्की का कहना है कि सीरियन गवर्नमेंट जो है वो कुर्ड्स को प्रोटेक्शन दे रही है, कुर्ड्स को बढ़ावा दे रही है, प्रोवोकेट कर रही है। इसी वजह से टर्की ने इस एरिया पे कई सारे अटैक्स किए, जिसके वजह से सीरियन गवर्नमेंट ने कहा कि दिस इज अनफेयर एंड ये चीज बढ़ सकता है इनटू अ रीजनल वॉर। अब अगेन यू ऑलरेडी नो कि इजराइल में वॉर शुरू हो चुका था, इसी वजह से देयर वाज अ स्कोप कि दिस कुड एस्केलेट इनटू अ रीजनल वॉर, जहां पे टर्की और सीरिया के बीच में ये एस्केलेट हो सकता था। बट लार्जली थोड़े बहुत अटैक्स हुए एंड थिंग्स क्वाइटन डाउन। मोस्ट प्रोबेबली जो ये था कि यूएस से प्रेशर आ गया होगा टू एक्चुअली क्वाइटन डाउन, अदरवाइज ये रीजनल एक वॉर बन सकता था। राइट, मूविंग ऑन, Serbia or Kosovo. Now, this was another, highlight that happened in the month of October. So, Serbia और कोसोवो की जो कहानी है basically starts from Kosovo declaring independence in 1999. एंड कोसोवो को कभी भी एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री सर्बिया ने नहीं माना था। ठीक है, अब अप्रैल 2023 में कोसोवो ने अप्लाई किया फॉर अ मेंबरशिप टू द काउंसिल फॉर यूरोप एंड सर्बिया ने क्या किया कि मना कर दिया, कहा कि नहीं, कोसोवो कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द काउंसिल फॉर यूरोप। सर्बिया इज अ रशियन अलाई। ठीक है, यहां तक ऐसे कई सर्बियंस हैं जो एक्चुअली रशिया को एज अ मोर पावरफुल कंट्री देखते हैं एज कंपेयर टू यूएस। एंड कोसोवो में 4,500 नेटो सोल्जर्स हैं हु आर देयर फॉर पीस कीपिंग मिशन। कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी दिख रही है आपको? जो चीज यूक्रेन में चल रही है, नेटो वर्सेस रशिया, सर्बिया और कोसोवो में भी एक स्पिल ओवर होने लगा था अक्टूबर महीने में, जहां पे नेटो सोल्जर्स विच वर इन कोसोवो वर्सेस सर्बिया विच इज एन अलाई ऑफ रशिया, एक एस्केलेशन होने लगा था। इमीडिएटली यूएन हैड स्टेप्ड इन, इवन ईयू केम इनटू पिक्चर और कहा कि दिस शुड नॉट हैपन। तो सोल्जर्स वेर विड्रॉन एंड पीस वॉज मेंटेन्ड, फिर से अग्रीमेंट्स पे बात होने लगी। बट ये जो एस्केलेशन था, इट वॉज डेफिनेटली अ स्पिल ओवर ऑफ नेटो वर्सेस रशिया का जो अभी यूक्रेन में चल रहा है, इट वॉज अबाउट टू हैपन इन सर्बिया एंड कोसोवो ऑल्सो। ठीक है, तो ये भी न्यूज में था। यू शुड नो वेयर कोसोवो इज, यू शुड नो वेयर सर्बिया इज। नाउ मूविंग ऑन, लेट्स कम बैक टू वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया हमेशा न्यूज में रहता है, राइट? सो जस्ट पॉइंटिंग आउट कि ये इजराइल, दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा ओपनिंग अप टू रेड सी। सीरिया, टर्की, दिस एरिया जो मोसुल एरिया है, ये एरिया में आपके कुर्ड्स रहते हैं। तो टर्की वर्सेस सीरिया का जो एस्केलेशन हो रहा था, इट वाज हैपनिंग एट दिस पॉइंट। इंटरेस्टिंग बात है, गाजा स्ट्रिप तो इट्स टुवर्ड्स मेडिटेरेनियन, बट इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में इट वाज हैपनिंग ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इजराइल विच इज बेसिकली लेबनान का सदर्न पार्ट। तो यहां पे हिजबुल्लाह को लेके वॉर हो रहा था, राइट? यहां पे हिजबुल्लाह को लेके वॉर हो रहा था, यहां पे हमास को लेके वॉर हो रहा था, टर्की और सीरिया के बीच में एस्केलेशन होना शुरू हो गया था। एंड यहां पे येमेन में तो सना एरिया के पास है हुतीज का कंट्रोल, और यहां से वो अटैक कर रहे थे ऑल कमर्शियल शिप्स दैट वर यूजिंग द बाबल मंदब चोक पॉइंट। तो द इंटायर रीजन वाज एक्चुअली अफ्लेम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो आज भी चल रहा है। एंड चाहे वो हुतीज हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, तीनों ही प्रॉक्सीज हैं किसके? ईरान के। ठीक है, सो दिस हैज बीन गोइंग ऑन एंड पूरे महीने अक्टूबर में यही पूरा क्राइसिस चलता रहा। एंड एवरी डे न्यूज में एंड ये यहाँ पे अटैक हो रहा है, यहाँ पे टेरर अटैक्स हो रहे हैं, इट वाज ऑल ओवर द न्यूज। सो यू डोंट नीड टू नो एग्जैक्ट लोकेशंस ऑफ कहाँ पे क्या अटैक हुआ है, बट यू शुड एटलीस्ट नो कि रेड सी का क्या रिलेशन है विद इजराइल। यू शुड ऑल्सो नो वेयर गाजा स्ट्रिप इज। यू शुड नो कि टर्की, सीरिया एंड इराक का जो ट्राइलैटरल पॉइंट है, कुर्द्स का पॉइंट कहाँ पे आता है। एंड यू शुड नो कि रेड सी जो चोक पॉइंट है बाबल मंदब, जहां पे कमर्शियल शिप्स को रोका जा रहा है बाय दी हुतीज, वो कहां पे है। ठीक है, सो यू शुड नो ऑल ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम डाउन टू अनदर क्राइसिस दैट हैपेंड, जो है इस बार यूरोप में। सो देयर इज अ प्लेस कॉल्ड द कैटालोनिया, ये स्पेन का पार्ट है। ठीक है, ये स्पेन का पार्ट है। एंड कैटालोनिया जो एरिया है, ये कई साल से वांटेड इंडिपेंडेंस। ठीक है,
They have said that कि हम autonomous है, we do not want to be part of Spain. And last 6 years पहले ही there was actually a proper movement to gain independence. उस मूवमेंट को सप्रेस किया था स्पेन की गवर्नमेंट ने, एंड जो भी लीडर्स थे उस इंडिपेंडेंस मूवमेंट के, उनको जेल में रख के एंड दे वर बेसिकली पुट इनटू प्रिजन्स. अब जो स्पेन के अभी के प्राइम मिनिस्टर है सांचेज, उनको अभी फिर से इलेक्शन हुआ था जुलाई महीने में, जहां पे उनको मेजॉरिटी नहीं मिली है. बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्टूबर महीने में उन्होंने कहा कि जो प्रिजनर्स को रखा गया था, जो बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे थे कैटालोनिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, उनको वो एमनेस्टी देंगे. दैट मीन्स उनको रिहा कर देंगे. इन रिटर्न he is going to get the support of the political parties of Catalonia and then come to power with a majority. This basically meant that he is Catalonia के जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर रहे हैं, एंड कई स्पेनिश पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मूव को बोला है कि इट्स अ पिस्ट फॉर अ पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग, हाउ कैन यू गिव एमनेस्टी. तो काफी क्रिटिसिज्म मिला है, but he has gone ahead with it to make a majority party coalition government by giving amnesty to the political prisoners of Catalonia. ठीक है. क्या आज के दिन कैटालोनिया में कुछ इंडिपेंडेंस मूवमेंट है? हाँ है, अंडरग्राउंड लेवल पे, ऊपर ही ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है, ऊपर में इट्स ऑल पार्ट ऑफ स्पेन राइट नाउ. बट हाँ, 6 years back there was a huge protest for independence of Catalonia. Okay, अब कैटालोनिया का अगर आप देखोगे, इट इज अगेन कहां पे है? इट इज पिरेनीज माउंटेन के पास है, आइबेरियन पेनिनसुला में है. ठीक है. ओके, वी मूव डाउन टू कतर नाउ. कतर की अगर हम बात करें, यू ऑल नो कतर में क्या चल रहा था, न्यूज में क्या था, राइट? कतर में क्या हुआ था अक्टूबर महीने में? 8 इंडियन नेवी वेटरन्स वर व्हाट गिवन डेथ सेंटेंस, राइट? तो ये जो पूरी कहानी है, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जहां पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड आवर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल जी का जो मेन ट्रियो है, उन्होंने किस तरीके से कतर के साथ डिप्लोमेटिक मींस के थ्रू इन नेवी वेटरन्स को, जिनको डेथ सेंटेंस मिला था, वापस घर लेके आए. उसमें मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, सो प्लीज गो अहेड एंड चेक दैट वीडियो, यू विल गेट द एंटायर स्टोरी. राइट नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट कि कतर में अक्टूबर महीने में इट वाज लार्जली अबाउट द 8 इंडियन नेवी वेटरन्स हु वर पुट और गिवन टू डेथ सेंटेंस. ठीक है. अच्छा, कतर कहां पे है? कतर इज पार्ट ऑफ जीसीसी कंट्रीज. जीसीसी कहां पे है? सो जीसीसी, इफ यू अगेन लेट्स काउंट 6 जीसीसी कंट्रीज. ठीक है. पहला है सऊदी अरेबिया, दूसरा है ओमान, तीसरा है यूएई, चौथा है कतर, पांचवा है बहरीन, छोटा सा कंट्री है बहरीन, पांचवा है, अच्छा, 6th है कुवैत सिटी. ये 6 कंट्रीज मिला के जीसीसी होती है. ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल. एंड इन 6 कंट्रीज में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस इज अवेलेबल. ठीक है. अब इन 6 कंट्रीज में से बहरीन ही एकलौता कंट्री है जिन्होंने रिलेशंस कट ऑफ कर दिया है विथ इजराइल. ओके. एंड आउट ऑफ नाउ कतर जो है, कतर इज पार्ट ऑफ द पीस टॉक्स बिटवीन हमास एंड इजराइल. तो कतर क्या कर रहा है अभी आज के दिन में? यूएस के साथ मीडिएट कर रहा है सीज फायर प्लान फॉर बिटवीन इजराइल एंड हमास, एक की ताकि एक टेम्पररी ट्रूस बन जाए इन गाजा स्ट्रिप. सो कतर इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है. एंड कतर वाज इन न्यूज पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बिकॉज ऑफ द 8 नेवी वेटरन्स का जो केस चल रहा था. It was all over the news because of that. So you should know where Qatar lies. And this area is known as Persian Gulf. यहाँ पे जो चोक पॉइंट है उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं. तो 2 चोक पॉइंट्स हैं, एक है बाबल मंदब, दूसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ठीक है. So this is basically West Asia. Okay. Now we move on to the next news, that is with the Marshall Islands. अब आते हैं पैसिफिक में. पैसिफिक में if you are coming, so again US, रशिया इधर आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आ जाता है. दिस इज द पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, मार्शल आइलैंड्स. ठीक है, मार्शल आइलैंड्स. अब अक्टूबर महीने में यूएस ने मार्शल आइलैंड्स के साथ एक डील साइन की है, जिसके अंडर में फॉर 20 years
मार्शल आइलैंड्स को यूएस इज गोइंग टू सप्लाई और गिव इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस अलॉन्ग विथ फूड असिस्टेंस, एड असिस्टेंस एंड काफ़ी कुछ उसमें आ जाता है, बट बेसिकली 20 साल तक सारा का सारा इकोनॉमिक असिस्टेंस यूएस प्रोवाइड करेगा. In return for what? In return for the usage of water, territorial waters near Marshall Islands. तो already if you take a look at this map, यहाँ पे आता है मार्शल आइलैंड्स, ठीक है. ऑलरेडी मरियाना आइलैंड में और गोवा में यूएस बेसिस हैं, ठीक है. ऑलरेडी यहाँ पे यूएस बेसिस हैं. विथ द यूज ऑफ द वाटर अराउंड मार्शल आइलैंड्स, यहाँ पे भी अभी यूएस का प्रेजेंस आ गया है. उसके अलावा तो 2023 में यूएस ने ऑलरेडी एक सिमिलर डील साइन की है विद द पलाउ आइलैंड्स एंड विद द माइक्रोनेशियन आइलैंड्स. तो अभी क्या हुआ है, पलाउ आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया और मार्शल आइलैंड्स तीनों के साथ सेम डील यूएस ने 2023 में साइन किया है, जहां पे इन आइलैंड्स को इकोनॉमिक असिस्टेंस दिया जाएगा इन रिटर्न फॉर यूएस यूजिंग द वाटर्स अराउंड इट. इन अदर वर्ड्स, आप अगर अभी बड़े मैप में देखोगे क्या हो रहा है, इस एरिया में यूएस प्रेजेंस इज नाउ देयर. सो एवरीथिंग इज नाउ गियरिंग अप फॉर व्हाट. यहां पे क्या आ जाता है, साउथ चाइना सी. तो अगर कल साउथ चाइना सी में वॉर होता है, यूएस का बेस इज नॉट ओनली गोइंग टू बी हियर, बट इंडियन ओशन में भी यूएस का बेस है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या है यूएस का बेस इन द इंडियन ओशन एरिया. सो अगेन these islands have become important. ऑलरेडी यहाँ पे यूएस बेसेस बनने लगी हैं एंड इस डील 3 आइलैंड्स के साथ जो डील किया है, यूएस का मिलिट्री प्रेजेंस इज गोइंग टू इंक्रीज हियर. ऑल्सो एक और चीज आपको ध्यान रखना है, इससे क्या हो रहा है, ऑकस स्ट्रेंथन हो रहा है. न्यूज में ऑकस नहीं मेंशन किया जा रहा है, बार बार क्वाड आ रहा है, बट इफ यू टेक अ लुक एट इट, ये सारी डील्स ऑकस को स्ट्रेंथन कर रही है. सारी डील्स ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रेंथन कर रही है. इट इज ऑल प्रिपेयरिंग फॉर अ न्यू थिएटर ऑफ वॉर विच कुड बी द साउथ चाइना सी. ठीक है, तो इसी वजह से यू शुड जस्ट टेक अ लुक एट द मैप एंड यू विल सी कि जस्ट इधर ही आ जाता है आपका साउथ चाइना सी. एंड यूएस का इतना मिलिट्री प्रेजेंस पैसिफिक ओशन में इंश्योर्स दैट ये एरिया कंप्लीटली यूएस डोमिनेंस के अंडर ही रहने वाला है फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स. ठीक है, सो अगेन 3 आइलैंड्स इनके साथ ये डील हुआ है, पलाउ आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया एंड मार्शल आइलैंड्स. ठीक है, यू शुड नो दीज 3 आइलैंड्स. आगे बढ़ते हैं. ओके, जाम्बिया के साथ बायलैटरल डिफेंस टाइज की मीटिंग हुई थी, जहां पे न्यू दिल्ली में हुई थी, जहां पे जाम्बिया को बेसिकली डिफेंस एक ग्रुप आया था. उसमें वी डिड टॉक अबाउट स्ट्रेंथनिंग आवर डिफेंस पैक्ट्स, बट मोस्ट इंटरेस्टिंग बात जो हुआ था कि कॉस्ट इफेक्टिव हाई क्वालिटी वेपन्स मेड इन इंडिया को पिच किया था टू जाम्बिया एंड जाम्बिया वाज इंटरेस्टेड. So basically Zambia had come to India to see what India was producing and what weapons can Zambia buy for its defense market, right? So finally, if you look at it, India is coming up as an arms exporter in the arms market. So Zambia भी वही इंटरेस्ट दिखा रहा था. एंड इस बायलैटरल डिफेंस टाइज का अगर आप एक समरी है PIB में, अलॉन्ग विद इट उसका समरी MEA में भी है, उनके वेबसाइट में भी है, तो वहां पे भी एग्जैक्टली यही बात की गई है कि दे वांट कॉस्ट इफेक्टिव हाई क्वालिटी वेपन्स मेड इन इंडिया. सो what was happening with Armenia, what was happening with Philippines, Vietnam, now we are going towards Africa and Zambia could be one of the countries to buy Indian made weapons. ठीक है, so where is Zambia? You have to just मैप में आप देख लो कहाँ पे है. आगे बढ़ते हैं, आते हैं अभी तांजानिया. तांजानिया वॉज इन न्यूज कॉन्स्टेंटली. क्यों? क्योंकि तांजानिया के जो प्रेसिडेंट थे वो आए थे विजिट, स्टेट विजिट के लिए. एंड उस स्टेट विजिट में इंडिया ने तांजानिया को एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया है. नाउ अफ्रीकन कंट्रीज में तांजानिया बिकम्स द 4th स्ट्रैटेजिक पार्टनर फॉर इंडिया. सो वी हैव साउथ अफ्रीका, वी हैव Rwanda, we have Egypt, and now it is Tanzania.
तो दैट वाज अ हाईलाइट ऑफ द मीटिंग, जहाँ पे कई और एरियाज ऑफ कोऑपरेशन पे बात की गई है. आईआईटी मद्रास का यहाँ पे कैंपस खुला है. बट what was important is Tanzania becomes a strategic partner. The fourth strategic partner African state becomes in with India. एंड ये इंटरेस्टिंग बात ये था कि G20 के समिट में, जहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को एज अ मेंबर India had actually invited and made it as a member of G20. So now it is G20 plus African Union. उसके बाद तंजानिया या फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री का विजिट था टू इंडिया. एंड Tanzania being a member of the African Union made sure that they thanked India, and they said that India is actually a voice of the global south as well as the African Union. So it was not only a success of the G20, India's presidency of G20, but also between India and Tanzania bilateral ties में भी improvement देखा गया, जहाँ पे it was moved to a strategic partner, right? So again, so we just talked about Zambia, right? Zambia is here, Tanzania is here. So what, अगर मैं आपसे पूछूं what is the common thread? We are basically focusing on countries which are on the eastern coast. इंडिया का सबसे ज़्यादा रिलेशन अफ्रीकन कंट्रीज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट रहता है rather than on the western coast. We are far more focused on the eastern coast of Africa, and वहीं पे हमारा सबसे ज़्यादा पार्टनरशिप्स भी दिखता है. ठीक है? Okay, so if you talk about Sagar policy, if you talk about India's Africa policy, it's largely with the eastern coast of Africa. Okay, we move on to Afghanistan. And Afghanistan में अक्टूबर महीने में फिर से एक बड़ा earthquake आया था. तो 2023 में there were 2 earthquakes. एक फरवरी महीने में था at the Badakhshan area, which is right here, ताजिकिस्तान के पास. And अक्टूबर 2023 में यहाँ पे आया था, हेरात के यहाँ पे, जहाँ पे तुर्कमेनिस्तान और ईरान का बॉर्डर आता है. So this is where October 2023 में a huge earthquake came, around 6.3 in the Richter scale, which led to again many people dying and infrastructure loss. And February महीने में बदाख्शान एरिया में आया था. And Afghanistan is prone to earthquakes because it is at the juncture of several tectonic plates. ठीक है? So that is the reason why Afghanistan was in news. Interesting बात है. Please name what is this corridor name. Again in the comment section आप मुझे बताइए कि इस कॉरिडोर को क्या कहते हैं और ये कॉरिडोर इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है. ओके, नेक्स्ट वी कम टू म्यांमार. और म्यांमार पे एज यूजुअल सिविल वॉर पे बातचीत शुरू हो चुकी थी. एंड India had started talking that it's going to fence the border with Myanmar. अभी जो न्यूज़ में आ रही है कि पूरा का पूरा बॉर्डर फेंसिंग होगा, दैट इज द एंटायर बॉर्डर विथ म्यांमार. अराउंड 600 किलोमीटर्स विल बी फेंस्ड, 1600 किलोमीटर्स विल बी फेंस्ड. बट उस समय पे बातचीत शुरू हुई थी कि देयर विल बी अ हायर सर्वेलेंस सिस्टम एंड दी जो क्रूशियल जंक पॉइंट्स, चोक पॉइंट्स होंगे, वहाँ पे दे आर गोइंग टू डू द फेंसिंग. But अक्टूबर महीने में again, as I said, I'm saying that it was not about fencing the entire border, but only the important choke points. But धीरे धीरे Ministry of Home Affairs ने कहा है कि it's going to be fencing the entire border with Myanmar. Electric fencing होगी, and already 10 kilometers have about 100 kilometers have already been done, and ये काफी fast pace fencing होने वाली है in the coming future, right? So that is the reason why Myanmar was in news. Sri Lanka was in news. Why? क्योंकि Sri Lanka became the chair or the president of IORA. IORA क्या है? Indian Ocean Rim Association. And India became the vice chair of IORA for the year 2023 to 2025. And 2025 to 2027, India will become the chair. So right now, India is a vice chair of IORA. And इन दी कोलंबो मीटिंग, जहाँ पे श्रीलंका को प्रेसिडेंसी मिला था, वहाँ पे एक कोलंबो कम्युनिक को एक्सेप्ट किया गया था. और उस कोलंबो कम्युनिक में आयोरा विजन 2030 एंड बियॉन्ड को लेके डिस्कस किया गया था. एंड कोलंबो कम्युनिक में यही बात की गई है कि जो प्रायोरिटी एरियाज है आयोरा के, उस पे फोकस किया जाएगा. एंड कंट्रीज आर गोइंग टू वर्क टूवर्ड्स अचीविंग or fighting against piracy. They are going to focus more on blue economy, and they are going to focus more on the Sagar principle, that is the security and growth of all in the region, right? And India का जो vice chair है या vice chairmanship है for the year 2023-2025, this is going to be very crucial because
India's support for the IORA is going, again, you have to see in terms of India's maritime strength right now. इंडिया का एक मेरिटाइम पॉलिसी या एक मेरिटाइम नेवल स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो आयोरा इज गोइंग टू बी लेवरेज्ड बाय इंडिया. एंड उसके अलावा इफ यू टेक अ लुक एट इट, इसी साल इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम भी हुआ था इंडिया में, जहां पे इंडिया ने again talked about blue economy and it was part of India's maritime strategy. So maritime game is going to be important in the coming years of India. Okay, what is IORA? There are about 23 member states हैं. All the names of the member states are right here. And priority areas क्या हैं? Maritime safety and security, trade and investment facilitation, fisheries management, disaster risk management, tourism and cultural exchange, academic, science and technology cooperation, blue economy and women's economic empowerment. आयोरा वॉज इन बज फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो आप जब नोट्स बना रहे हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, प्लीज मेक प्रॉपर नोट्स फॉर आयोरा, राइट. मेक नोट्स की आयोरा के जो 2 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, चाहे वो फिशरीज के हो चाहे वो ब्लू इकोनॉमी के हो, यू शुड नो कि क्या है एग्जैक्ट टाइटल है, कहाँ पे उनका हेडक्वार्टर्स है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आयोरा का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है. सो आयोरा शुड बी पार्ट ऑफ योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो आप नोट्स बना रहे हो फॉर प्रीलिम्स, मेक इट अ पार्ट. इट वॉज इन बज फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस टाइम. ओके, अक्टूबर महीने में काफ़ी चल रहा था हलचल कि आयोरा को लेके. ओके, नेक्स्ट वी कम टू बेरिंग सी. बेरिंग सी क्यों था न्यूज में? सबसे पहले तो कहाँ है, उसके बाद हम बताते हैं क्यों था न्यूज में. बेरिंग सी इज बेसिकली बिटवीन अलास्का, जिस इज यूएस टेरिटरी, एंड रशिया. जो नैरोवेस्ट पॉइंट है अबाउट 85 किलोमीटर्स, यहाँ पे आता है बेरिंग स्ट्रेट. एंड बेरिंग सी जो है वो बेसिकली ये एरिया है, एंड दिस इज द अल्यूशियन आइलैंड्स. अल्यूशियन आइलैंड्स हैं यहाँ पे. अब क्या हुआ है, न्यूज में क्यों था कि जैसे से आर्कटिक मेल्ट कर रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, huge chunks of ice are now moving towards the Bering Sea. So this movement is related or is causing wildfires in northwest China, जिसके वजह से एयर पोल्यूशन के लेवल्स बढ़ रहे हैं चाइना में. ये एक रिसर्च स्टडी आया था एंड इस पे काफ़ी अगेन बज था, क्योंकि बेरिंग सी में अगर इफ बेरिंग स्ट्रेट और इस एरिया में लार्ज चंक्स ऑफ आइस आएगा एंड देयर इज गोइंग टू बी अ मूवमेंट ऑफ पोलर आइस दैट इज गोइंग टू कम इनटू दिस रीजन, ट्रेड इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड. बट व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग इज द ट्रेड रूट्स आर गोइंग टू ओपन अप. ऊपर ये वाला एरिया हो सकता है देयर माइट बी सम डिस्ट्रप्शंस, but this area is going to become free flowing. But news mein of course was related to the wildfires that is happening in northwestern China. Chaliye, that is all that was mentioned in the month of October 2023. I hope you enjoyed the lecture, and agle lecture mein I'm going to cover September 2023. Thanks for joining me. I'll see you in the next one. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.